गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंडरिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो यहां पर एक जानकारी है कि पिछले दिनों यानी 19 जुलाई को मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर नहीं उपस्थित हो सका था, लेकिन आज 19 जुलाई 2022 और 20 जुलाई 2022 दोनों दिनों के करंट अफेयर्स मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें पहला पेज होगा 19 जुलाई का और इसके बाद दूसरा पेज होगा आपका 20 जुलाई का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 19 जुलाई 2022 का, जिसका पेज संख्या है 129 और पहला है, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच नमसाई समझौता हुआ है। तो नमसाई समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ है? तो ये दो राज्य हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश। नमसाई एक स्थान, एक जगह का नाम है जिस जगह पर यह समझौता हुआ है, इसलिए इस समझौते का नाम दिया गया नमसाई समझौता। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का ये समझौता है, असम और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, नमसाई समझौता जो है किन दो राज्यों के बीच हुआ है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच हुआ है। दूसरा है, हाल ही में गूगल ने किसे डूडल बनाकर सम्मानित किया है? तो गूगल ने हाल ही में डूडल बनाकर ऑस्कर साला को जो है सम्मानित किया है। ये ऑस्कर साला हैं कौन? तो जर्मन संगीतकार और भौतिक विज्ञानी ऑस्कर साला को उनकी 112वीं जयंती पर गूगल ने उनकी जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, गूगल ने चूंकि डूडल बनाकर सम्मानित किया है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसको सम्मानित किया है? जर्मन संगीतकार और भौतिक विज्ञानी ऑस्कर साला को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पनडुब्बी ने 35 साल की सेवा देने के बाद भारतीय नौसेना को अलविदा कह दिया है? तो भारतीय नौसेना को 35 सालों की सेवा देने के बाद INS सिंधु ध्वज ने जो है अलविदा कह दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, INS सिंधु ध्वज जो है भारतीय नौसैनिक से रिटायर हो गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, हाल में मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने बताया है कि भारत की GDP वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आपका जवाब है न्यूयॉर्क में। क्या है कि मॉर्गन स्टैनली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मॉर्गन स्टैनली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन और वित्तीय सेवा कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इन्होंने भारत की GDP वित्तीय वर्ष 22-23 में जो है 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है और इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आंकड़ेगत प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। ठीक है, तो कितना है मॉर्गन स्टैनली का? 7.2% का है कि भारत की GDP जो है वित्तीय वर्ष 22-23 में रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, हाल ही में या बीते दिनों ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है कि बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बीते दिनों ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है इसकी बैठक इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, बोनालू उत्सव किस राज्य का राजकीय उत्सव है? बोनालू उत्सव किस राज्य का राजकीय उत्सव है? तो बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना राज्य का राजकीय उत्सव है। तो याद रखिएगा कि बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना राज्य का राजकीय उत्सव है। अच्छा, इस उत्सव में जो है ना देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह भी आपके लिए ज़रूरी है कि बोनाली उत्सव में जो है किस देवी की पूजा की जाती है? तो उत्तर होगा महाकाली देवी की पूजा की जाती है। मैं यहाँ यह भी जानकारी दे दूँ कि बोनालू परंपरा की शुरुआत 1815 ईस्वी में शुरू हुआ और वर्ष 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद इसे राज्य का राजकीय त्यौहार का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य का जो राजकीय उत्सव है उसको बोनालू उत्सव को ही कहा जाता है। आइए नेक्स्ट है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट यानी RFI फैसिलिटी का संबंध किससे है? RFI रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट का संबंध जो है IMF से है। इसको समझना जरूरी है, तो समझते हैं। जब कोई देश कमोडिटी प्राइस शॉक, क्या बोल रहा हूँ मैं?
कमोडिटी प्राइस शॉक, प्रकृति आपदा और आपात स्थिति जैसी परिस्थितियों से जूझ रहा होता है तो उसे RFI फैसिलिटी IMF की ओर से यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से प्रदान की जाती है। जब कोई सदस्य देश तत्कालीन भुगतान संतुलन का सामना कर रहा है तब उन्हें भी RFI के जरिए तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में श्रीलंका में आई संकट की वजह से यह बात चर्चा में है, इसलिए मैंने रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट को आपके लिए शामिल किया है। तो याद रखिएगा कि रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट का संबंध जो है यह IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। नेक्स्ट है पैतृक आनुवंशिकता के नियम यानी लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरेडिटी किसने प्रतिपादित किया था? पैतृक आनुवंशिकता का नियम जो है लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरेडिटी किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किए थे फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने प्रतिपादित किया था पैतृक आनुवंशिकता के नियम को? फ्रांसिस गाल्टन ने। साल 2022 को ग्रेगर जॉन मेंडल और फ्रांसिस गाल्टन की 200वीं जयंती के लिए समर्पित किया गया है। ये जो साल 2022 है इस वर्ष को ग्रेगर जॉन मेंडल और फ्रांसिस गाल्टन की 200वीं जयंती पर यह साल उन्हीं दोनों को समर्पित किया गया है। दोनों ने आनुवंशिकता और माता पिता से बच्चों में विशेषताओं के हस्तांतरण को बताया था, यानी आनुवंशिकता का नियम दिया था। तो पैतृक आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि की रिपेयरिंग को एक उपभोक्ता अधिकार बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को राइट टू रिपेयर देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो आपको बताना है कि राइट टू रिपेयर कमेटी का गठन जो है किस समिति के द्वारा किया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो राइट टू रिपेयर कमेटी का गठन जो है निधि खरीद समिति की ओर से या निधि खरीद कमेटी की ओर से किया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि राइट टू रिपेयर लागू हो जाने के बाद मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, फ्रिज, AC, दोपहिया वाहन या चारपहिया वाहन जैसे कोई भी वस्तु खराब हो जाने के बाद जो है ये सब खराब हो जाता है और यह कानून भी यदि बनकर लागू हो जाता है कोई भी कंपनी जो है सर्विस सेंटर रिपेयरिंग करने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी वह नहीं कह सकता है कि पार्ट पुराना हो गया है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उसे नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो है कि ये राइट टू रिपेयर जो है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं इस प्रश्न पर फिर से एक बार बात बोल दूं कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि की रिपेयरिंग को एक उपभोक्ता अधिकार बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को राइट टू रिपेयर देने के लिए तैयारी शुरू की है। राइट टू रिपेयर कमेटी का जो गठन हुआ था किसके सलाह पर हुआ था? यह थी कमेटी निधि खरीद कमेटी के सुझाव पर जो है राइट टू रिपेयर बनाया जा रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जयपुर में 18वीं विधिक सेवा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि इस बैठक में निर्णय लिया कि साल 2022 से नागरिकों के लिए टेली लॉ सेवा निःशुल्क कराई जाएगी। तो टेली लॉ सेवा निःशुल्क कराई जाएगी। इसका बैठक कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के जयपुर में। कहाँ विधिक सेवा बैठक का आयोजन था? तो ये 18वें विधिक सेवा बैठक का आयोजन हो रहा था जयपुर में और इसमें निर्णय लिया गया है कि टेली लॉ सेवा को जो है निःशुल्क कराई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। उसके बाद आज का नहीं सॉरी ये कल का पेज चल रहा है, तो कल के पेज का अंतिम प्रश्न है, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक
किसे कहते हैं? विजयेंद्र कुमार सिंघल को कहते हैं। उनका हाल ही में क्या हुआ कि निधन हो गया था। तो निधन से भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि विजयेंद्र कुमार सिंघल जो है भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो ये था हमारा कल के डेट का करंट अफेयर्स। अब आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के डेट में करंट अफेयर्स। आइए चलते हैं 20 जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर, और पेज संख्या होगा 130। ये आपका आज का करंट अफेयर्स है। तो शुरू करते हैं। बीते दिनों जाने माने भौतिक विज्ञानी यूजीन पार्कर का निधन हो गया है। उन्होंने कौन से प्रमुख सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? याद रखिएगा, यूजीन पार्कर का निधन हो गया है, तो वो कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। क्या नाम है? यूजीन पार्कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी और ले लीजिए कि नासा ने हाल ही में एक मिशन की शुरुआत की थी। एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया था। सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने के लिए जिस मिशन को नासा ने यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा था, उसका नाम रखा था यूजीन पार्कर के नाम पर ही। और क्या नाम रखा गया था? पार्कर सोलर प्रोब। तो पार्कर सोलर प्रोब जो नाम रखा था वह यूजीन पार्कर के नाम पर ही रखा था। तो यहाँ पर उनका निधन हो गया है। तो बीते दिनों जाने माने भौतिक विज्ञानी यूजीन पार्कर का निधन हो गया है। उन्होंने कौन से प्रमुख सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन यूजीन पार्कर ने किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संबंध में सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था के संबंध में सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का अर्थ है मंदी के बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करना। सॉफ्ट लैंडिंग का क्या अर्थ है? मंदी के बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करना। यहाँ मैं जानकारी दे दूं कि जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी लाए बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करने में सफल होता है तो इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। और इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक की इस प्रकार के कदम से अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है तब इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी ढांचे पर 100% मालिकाना हक वाला भारत का पहला बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा बन गया है? तो 100% मालिकाना हक वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बन गया है। तो याद रखिएगा कि बुनियादी ढांचे पर 100% मालिकाना हक, 100% मालिकाना हक वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में स्थित है बन गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT पर आधारित एक परियोजना जिसका मकसद हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित और निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करना है, इस परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना का नाम है डीजी यात्रा परियोजना। क्या है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है यह डीजी यात्रा परियोजना। किस पर आधारित है? तो FRT पर आधारित है यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है परियोजना। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित और निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करना। तो यह भी पूछा जा सकता है कि हवाई अड्डा पर यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवाजाही के लिए किस योजना को चलाया जा रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डीजी यात्रा परियोजना। आइए नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार को जो है नियुक्त किया गया है, यानी मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आइए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार की है? तो नई राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम है नमस्ते। तो नमस्ते कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई से। नमस्ते योजना का या नमस्ते कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई से। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय योजना तैयार की है? तो नई राष्ट्रीय योजना का नाम है नमस्ते। आइए नेक्स्ट है,
पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महराज अहमद खान बन गए हैं। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में यह स्पर्धा जीती है। ISSF विश्व कप जो है यह राइफल, पिस्टल, शॉटगन आदि जो है से रिलेटेड स्पर्धा है, जो 9 जुलाई से 21 जुलाई 2022 तक दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हो रहा है। तो वहीं पर जो है कि यह पदक महराज अहमद खान ने जीता है। अच्छा, ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या हुआ? ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत में पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य ने भारत में पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू की है। किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान राज्य ने शुरू किया है, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। आइए आज का अंतिम करंट अफेयर्स पर चलते हैं। कितने लाख लोगों ने पिछले वर्ष भारत की नागरिकता छोड़ दी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको बहुत कम जगह करंट अफेयर्स पर दिखाई देगा। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि मैं भी देखा करता हूं, बहुत सारा, चूँकि मैं करंट अफेयर्स तैयार करता हूं, तो करंट अफेयर्स बनाने वाले जितने भी हमारे फ्रेंड यूट्यूब पर हैं या यूट्यूब से बाहर भी हैं, सबों से मेरी काफ़ी चर्चा होती है और मैं उनका भी देखा करता हूं। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ समझिएगा कि कितने लाख लोगों ने पिछले वर्ष भारत की नागरिकता छोड़ दी है। तो ये संख्या है 1.63 लाख लोग, यानी 1.63 लाख लोगों ने पिछले वर्ष भारत की नागरिकता छोड़ दी है। यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ? यह जानकारी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताने के क्रम में कहा था, जहाँ से ये डाटा निकला है। तो आइए चलते हैं अब आज के इतिहास पर। आप लोग को लगता होगा कि प्रत्येक दिन आज का इतिहास क्यों नहीं देते हैं? तो होता क्या है कि इंडिया से रिलेटेड या वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट जो पॉपुलर न्यूज़ है, उस तरह का इतिहास यदि उस दिन में शामिल नहीं होता है, मैं उसे नहीं लिखता हूँ, उसके बदले एक और करंट अफेयर्स लिखकर दे देता हूँ। तो आज का हमारा तारीख है 20 जुलाई और 20 जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इतिहास को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ा नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11, क्या नाम है? अपोलो 11, 4 दिन का सफर पूरा करके 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचा था। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद नील ने कहा था कि मेरे लिए एक कदम है, लेकिन मानवता के लिए यह बड़ा छलांग है। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन हैं? तो ये थे एल्ड्रिन। ठीक है, तो चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति एल्ड्रिन थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज और कल का करंट अफेयर्स। नियमित रूप से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।